हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और सीखते रहिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नया। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। रीट एग्ज़ाम को हम टारगेट करके ये सीरीज़ जो है हमारे द्वारा चलाई जा रही है। आई होप आपको अच्छी लग रही है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं। आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपने सीख ली है मनोविज्ञान के अंतर्गत और साथ ही मेरे जो ऑफ़लाइन जो मेरे कॉलेज के बीएड के विद्यार्थी हैं, उनको भी इससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, ऐसी मेरी आशा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। चलिए, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों, वो है बुद्धि। बुद्धि हमारा टॉपिक चल रहा है और बुद्धि के अंतर्गत हम जो है बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 3 या 4 वीडियो लेक्चर के अंतर्गत अपने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत अपन ने जो है लगभग 12 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं बुद्धि के और कुछ एक सिद्धांत और रह गए हैं महत्वपूर्ण, 3-4 सिद्धांत और हैं जिनका हम आज जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना बुद्धि टॉपिक जो है विद्यार्थियों सिद्धांतों वाला पूरा हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि के परीक्षण को लेकर के जो है अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आपका बुद्धि टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बुद्धि के विद्यार्थियों 12 सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं और आज हम बुद्धि का 13वां सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल दें, हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हमारी मेन हेडिंग बुद्धि के सिद्धांत है और बुद्धि के विद्यार्थियों मैंने जैसा बताया आपको 12 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम 13वां सिद्धांत जो है पढ़ने जा रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे एक प्रेरणा मिले कि हाँ, मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है और मैं अच्छे से अपने काम को जो है पूरी तरह से कर पा रहा हूँ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, नहीं तो मैं वीडियो बनाता रहूँ, वीडियो डालता रहूँ और मुझे कोई एप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, इस तरह से कोई कहने वाला, बताने वाला ही नहीं है कि भई आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ में उसको अपने दोस्तों के साथ आपके जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, वहाँ पर भी आप उनको शेयर कर दिया करो। ठीक है? चलो, तो अब अपन बिना समय गँवाए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। 13वां सिद्धांत जो है अपना, उस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों, लिखेंगे आप त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत। त्रिस्तरीय बुद्धि का विद्यार्थियों सिद्धांत है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत का है नाम है त्रिस्तरीय सिद्धांत। अच्छा, एक चीज़ और विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। त्रिस्तरीय 3 जो तत्व बुद्धि के बताए हैं, वो लगभग 4 लोगों ने बताए हैं, है ना? सबसे पहले अपन ने स्पीरमैन पढ़ा था। स्पीरमैन का मैंने आपको त्रितत्वों का सिद्धांत पढ़ाया था। तो वो चार्ल्स स्पीरमैन का दिया हुआ था, उसमें त्रितत्व थे। ध्यान रखना ये त्रिस्तरीय है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वहाँ पर हमने जो है त्रितत्व का सिद्धांत पढ़ा था, जो चार्ल्स स्पीरमैन का दिया हुआ था। उसके बाद विद्यार्थियों मैंने आपको एक त्रि-आयामी सिद्धांत भी पढ़ाया था, त्रिविमीय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। जेपी गिलफोर्ड उसके प्रवर्तक बन जाते हैं। तो वो त्रिविमीय था, है ना? ये आपस में बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो एक 4 सिद्धांत हैं, जिसके अंदर बुद्धि के 3 घटक या 3 तत्व बताए गए हैं, 3 कारक बताए गए हैं, 3 फैक्टर बताए गए हैं। तो अपने को इन चारों सिद्धांतों के नाम एकदम सही से याद होने चाहिए और इनके प्रवर्तकों के नाम भी जो है आपको सही से याद होने चाहिए। ठीक है ना? तो या तो आप बना लें, छोटा-सा चार्ट बना लें, ताकि क्या ये आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। क्योंकि 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो अपन ने 3 घटकों से संबंधित पढ़े हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है विद्यार्थियों, वो मैंने आपको पढ़ाया था त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत विद्यार्थियों किसका दिया हुआ है? चार्ल्स स्पीयरमैन का दिया हुआ है। चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि के त्रितत्व का सिद्धांत। ठीक है? ये आपका की पॉइंट है, इसको पकड़ना है आपको। यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, ऐसे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको किसी प्रकार का। ये है त्रिस्तरीय, ठीक है? ये है त्रितत्व का सिद्धांत, किसका दिया हुआ है? चार्ल्स स्पीयरमैन का। उसके बाद हमने एक सिद्धांत और पढ़ा था, जिसमें बुद्धि के 3 घटक बताए गए थे और वो था विद्यार्थियों जेपी गिलफोर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत आप इसको बोलेंगे। आयामी कह दो चाहे आप विमीय बोल दो, एक ही बात है।
3 आयाम थे उसमें, और इसके प्रवर्तक थे आपके जेपी गिलफोर्ड। ये इसके प्रवर्तक जेपी गिलफोर्ड है। और ये आज जो विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं ये है त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो यहाँ पर आप एक सारणी बना के लिख लें ताकि बार बार आप कंफ्यूजन नहीं हो। त्रिस्तरीय सिद्धांत, और जो शब्द आपको लिखवाए गए हैं उसी के अनुसार आपको इनका प्रवर्तक याद रखना है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका दिया विद्यार्थियों? कैरोल नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था ये त्रिस्तरीय सिद्धांत, कैरोल का दिया हुआ है ये। और एक और पढ़ेंगे अपन, बुद्धि के 3 घटकों से संबंधित सिद्धांत है विद्यार्थियों, जिसे हम कहते हैं त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय क्या है क्या नहीं है बात करेंगे अपन, लेकिन एक बार आप ये सारणी बना लें ताकि आप ये जो 3 घटक है बुद्धि के, इसके 4 सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं, अपन पढ़ेंगे 2 और पढ़ेंगे, 2 अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो आपके। तो त्रिचापीय सिद्धांत किसका दिया हुआ विद्यार्थियों? ये दिया हुआ है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इनका ये सिद्धांत दिया हुआ है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से बॉक्स में आप जो है इन चारों सिद्धांतों को अलग से नाम लिख लें, क्योंकि तीनों में ही त्रि शब्द आ रहा है और इनको इसी तरह से आपको याद रखना है। त्रितत्व का सिद्धांत चार्ल्स स्पीरमैन का दिया हुआ है। त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिविमीय 3D सिद्धांत भी कहते हैं इसको बुद्धि का, संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं विद्यार्थियों, है ना, त्रिआयामी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं। किसका दिया हुआ है? जेपी गिलफोर्ड का दिया हुआ है। और फिर त्रिस्तरीय सिद्धांत जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो किसका दिया हुआ है? कैरोल का दिया हुआ है विद्यार्थियों। और त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचापीय ये किसका दिया हुआ है? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का दिया हुआ सिद्धांत है। ठीक है, तो अब याद कैसे करें? कैरोल वाला तो याद कर लेना, इसमें तो ट्रिक हो जाएगी। देखो, कैरोल मतलब कैरी, कैरी विद्यार्थियों, कैरी, कैरी किससे बनती है? आम से बनती है ना, खट्टी खट्टी कैरी होती है। तो कैरी के विद्यार्थियों कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कैरी खाते हैं उस कैरी के 3 स्तर होते हैं, या आम आप खाते हैं तो आम के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्तर क्या होता है विद्यार्थियों? छिलका होता है। छिलके के बाद में विद्यार्थियों ये जो अंदर वाला स्तर, अंदर वाला गुद्दा, ये गुद्दा निकलता है अंदर से, यानी कि आप इसको पल्प बोल सकते हो, पल्प। तो ये वाला स्तर जो होता है विद्यार्थियों, ये पल्प आप बोल सकते हो इसको, पल्प। और तीसरा जो स्तर है विद्यार्थियों अंदर होता है, जिसको हम गुठली बोलते हैं। आम के आम, गुठलियों के भी दाम। हो गए ना 3 स्तर। तो कैरी के कितने स्तर होते हैं? कैरी के, कैरोल से कैरी बन गया कैरी। कैरी के कितने स्तर होते हैं? कैरी के 3 स्तर, ऐसे याद रखेंगे आप। कैरी के कितने स्तर? कैरी के 3 स्तर। तो जब भी नाम आए आपके सामने त्रिस्तरीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, तो भाई त्रिस्तरीय 3 स्तर किसमें होते हैं? कैरी के अंदर 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होती है। तो इसीलिए त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कैरोल है। ये लो, ये सीधा सा आपको एक इसका थोड़ा सा आपको ये आइडिया आ गया कि भाई अपने सामने ये शब्द आ जाए तो कैसे अपन पकड़ेंगे। और त्रितत्व तो आपको पता ही है, द्वितत्व और त्रितत्व। द्वितत्व, बुद्धि के द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत जो है आपके चार्ल्स स्पीरमैन ने दिया था 1908 और 1911 के अंदर। तो ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि भाई त्रितत्व का सिद्धांत स्पीरमैन ने 2 तत्वों का दिया था, और फिर 2 तत्वों से बढ़ा करके उन्होंने 1911 के अंदर इसी सिद्धांत को जो है त्रितत्व के नाम से जो है प्रकाशित किया था। तो ये वैसे याद रह गया, ये आपका कैरी से याद कर लेना। ठीक है, और फिर ये 2 बच गए, इन 2 को भी याद कर लेना। त्रिविमीय 3D सिद्धांत है जो गिलफोर्ड का दिया हुआ है, और त्रिचापीय सिद्धांत जो है वो स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है। चलिए, इसको आप लिख लीजिए, इस सारणी को बना लें आप, छोटी सी सारणी है ये चारों आपको, ताकि सिद्धांत जो है एक ही जगह पे याद हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा सिद्धांत किस प्रवर्तक ने दिया है। चलिए, अब मिटा रहा हूं मैं इसको, और अपने इस सिद्धांत को अपन जो है कंटिन्यू करते हैं, जिस सिद्धांत का नाम है त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत। हाँ जी, तो त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत विद्यार्थियों, प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? प्रवर्तक कौन है? कैरोल है। कैरोल, कैरी, कैरी में कितने सिद्धांत होते हैं? कैरी में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है विद्यार्थियों कैरोल का दिया हुआ है। कैरोल ने जो है बुद्धि के विद्यार्थियों 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं। बुद्धि के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। बुद्धि के विद्यार्थियों इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, यानी कि कैरोल ने कहा है कि हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। 3 जो है आप उसकी लेयर कह सकते हो, और ये जो बुद्धि काम करती है ये पदानुक्रम में काम करती है, यानी एक पद के अनुसार, क्रम के अनुसार काम करती है। हमने एक सिद्धांत भी पढ़ा था विद्यार्थियों, पदानुक्रम का सिद्धांत, सिलबर्ट और वर्निन का सिद्धांत हमने पढ़ा था, है ना। सिरिल बर्ट और फिलिप वर्निन ये मनोवैज्ञानिक है जिनका सिद्धांत है
इसको हम बुद्धि का क्रमबद्ध सिद्धांत या फिर पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, है ना? तो इनका जो ये सिद्धांत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये भी उसी पदानुक्रम सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना? तो ये भी आप लिख लें। इनके अनुसार बुद्धि जो है विद्यार्थियों पदानुक्रम में कार्य करती है। पदानुक्रम में कार्य करती है यानी कि एक एक स्टेप पूरा होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से अलग-अलग पदों में कार्य होता है, अलग-अलग चरणों में जो है विद्यार्थियों कार्य होता है। अब देखिए इन्होंने जो बुद्धि के 3 जो स्तर बताए हैं, वो स्तर कौन-कौन से हैं, आपको ये पता होना ज़रूरी है विद्यार्थियों। तो इनके अनुसार बुद्धि के 3 स्तर देखिए कौन-कौन से हैं। तो पहला स्तर लिखेंगे विद्यार्थियों सामान्य स्तर। पहला है सामान्य स्तर, 2 नंबर का लिखेंगे आप संकीर्ण स्तर। 2 नंबर का जो है विद्यार्थियों वो है संकीर्ण स्तर और 3 नंबर का स्तर लिखेंगे विद्यार्थियों जिसका नाम है विस्तृत स्तर। विस्तृत स्तर, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने बुद्धि के जो है 3 स्तर बताए हैं, यानी सामान्य स्तर, संकीर्ण स्तर और विस्तृत स्तर। अब देखिए सबसे पहले सामान्य स्तर की बात करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सामान्य स्तर यानी कि ये जनरल फैक्टर की बात कर रहा है। जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, बुद्धि के द्वितत्व का सिद्धांत याद करिए, किसका दिया हुआ है? स्पीयरमैन का दिया हुआ है। उसमें उन्होंने जो है बुद्धि के 2 तत्व बताए थे। उसमें एक तत्व था उसका सामान्य तत्व, है ना? एक था सामान्य तत्व, एक था विशिष्ट तत्व। तो जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले उसको देख लें आप। शायद मैंने 1 नंबर की जो क्लास है, बुद्धि के सिद्धांत में 1 नंबर पार्ट 1 जो क्लास है, उसमें मैंने चार्ल्स स्पीरमैन के सिद्धांत को बिल्कुल डिटेल में आपको जो है समझाने का प्रयास किया है। तो वहाँ पर जाकर उसको आप देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सामान्य स्तर क्या होता है, ठीक है? तो सामान्य स्तर के बारे में कैरोल क्या कहते हैं? कैरोल कहते हैं कि बुद्धि का सामान्य स्तर का मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से, यानी हमारी पूरी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा स्तर? सामान्य स्तर। यानी कि सामान्य स्तर जो है वही डिसाइड करता है कि हमें किसी कार्य को किस प्रकार से करना है। कोई समस्या हमारे सामने आ गई तो उसका समाधान किस तरह से निकालना है ना? तो ये सामान्य स्तर है, यानी कि यह स्तर, इसमें लिखेंगे आप, यह स्तर जो है विद्यार्थियों कैरोल के अनुसार संपूर्ण बुद्धि का, कैरोल के अनुसार संपूर्ण बुद्धि का, कैरोल के अनुसार संपूर्ण बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? चलिए, तो ये सामान्य स्तर है जो संपूर्ण बुद्धि का जो है आपके एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है और पूरे जो भी कार्य मनुष्य करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, तो उस संपूर्ण कार्य के ऊपर जो स्तर कार्य करता है बुद्धि का, वो विद्यार्थियों सामान्य स्तर होता है। दूसरा देखिए संकीर्ण स्तर, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है संकीर्ण, संकीर्ण मतलब छोटा। तो मैंने आपको बताया था बुद्धि का जो जनरल कारक होता है, सामान्य कारक होता है, वो तो विस्तृत होता है ना? और जो आपका विशिष्ट कारक होता है बुद्धि का, वो कैसे होते हैं? छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कई रूपों में होते हैं। जैसे फिर से बता देता हूँ मैं आपको, सामान्य कारक का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा ऐसी चीज़ें जो ज्ञान उसने अर्जित कर लिया, उसने ज्ञान अर्जित कर लिया और वो उसके अनुभव के अंदर शामिल हो चुका है। अब उस कार्य को करने में उसे कोई समस्या नहीं है, तो वो जो है क्या होता है विद्यार्थियों, बुद्धि का सामान्य कारक होता है। और विशिष्ट कारक का मतलब है कि ऐसा कारक जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है ना? नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है, उसको आत्मसात करता है और धीरे-धीरे उस कार्य को जब वो करता है, उस कार्य में उसे प्रवीणता आ जाती है और फिर वो उसका जो है नवीन ज्ञान जो होता है वो उसके अनुभव में शामिल हो जाता है और विशेष कारक से वो किसमें बदल जाता है? सामान्य कारक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल की अगर अपन बात करें कि मान लीजिए मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, तो ये मेरा कैसा स्तर है बुद्धि का? सामान्य स्तर है। मैं आराम से ईज़िली मनोविज्ञान पढ़ा पा रहा हूँ क्लास में, मैं क्लास में बोल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ में जो है जुड़ पा रहा हूँ, इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा सामान्य हो गया, ये व्यवहार मेरा कैसा हो गया? सामान्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं ऑफ़लाइन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, अब मैं ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे अंदर ये जो प्रतिभा है, ये सामान्य हो चुकी है। मेरे लिए ये कोई विशेष बात नहीं है पढ़ाना, टीचिंग करना और मनोविज्ञान विषय पढ़ाना कोई
मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कई वर्षों से मैंने इसको पढ़ाया है, तो मेरी बुद्धि के द्वारा मैंने इसको जो है बिल्कुल आत्मसात कर लिया है ना? और आत्मसात करके ये व्यवहार कैसा हो गया है मेरे लिए? सामान्य हो गया है। समझ गए आप? तो ये सामान्य स्तर है बुद्धि का। दूसरा मैंने बताया था आपको विशिष्ट स्तर। विशिष्ट स्तर का मतलब है कि अभी मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाने में पारंगत मुझे हासिल है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, अच्छे से फेस कर पा रहा हूँ, जो भी समस्याएँ हैं, क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कह दिया जाए कि अब सर आपको जो है डांस करना सीखना है, तो विद्यार्थियों डांस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए शुरू-शुरू में डांस को सीखने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने एज़ अ टीचर वर्क किया है। मैं कोई डांसर नहीं हूँ। मैंने कभी डांस नहीं सीखा है, ना मैंने कभी किया है। हाँ, टीवी वगैरह में देखते हैं, लेकिन देखना अलग चीज़ है और खुद जब उस काम को करते हैं, तब बड़ी परेशानी होती है। तो कोई मुझे कह दे आपको डांस करना है, तो मुझे डांस क्लास जॉइन करनी पड़ेगी और वहाँ पर जो डांस टीचर होगा, वो मुझे डांस के अलग-अलग स्टेप सिखाएगा। तो अब वो काम मेरे लिए शुरू में क्या है? वो काम मेरे लिए शुरू में विद्यार्थियों कैसा है? विशिष्ट है। और संकीर्ण क्यों कह रहे हैं कैरोल यहाँ पे? संकीर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिभाएँ होती है, वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होती है। संकीर्ण मतलब छोटा, है ना? जैसे मेरे अंदर मान लो डांस की इच्छा हो गई, तो ये मेरी बुद्धि का एक छोटा-सा संकीर्ण पार्ट है कि मुझे जो है डांस सीखना है। फिर मेरी थोड़े दिनों में इच्छा हो गई कि मेरे को तो जो है अपने गाना सीखना है, मेरे को तो सिंगर बनना है। तो वो भी मेरी एक छोटी-सी बुद्धि में एक छोटा-सा तत्व काम करेगा, जिसे हम संकीर्ण तत्व कह सकते हैं, जिसे हम विशिष्ट तत्व कह सकते हैं, स्पेशल फैक्टर कह सकते हैं, वो काम करेगा और उसके तहत मैं जो है सीखने का प्रयास करूँगा ड्राइंग। ड्राइंग सीखने का प्रयास करूँगा, सिंगिंग सीखने का प्रयास करूँगा या फिर कोई मैकेनिकल वर्क करने का मैं प्रयास करूँगा, है ना? तो ये सब काम अगर मैं करता हूँ अपनी बुद्धि के द्वारा, तो वो मेरी बुद्धि का पार्ट कौन-सा होगा? विशिष्ट तत्व होगा वो, जो है स्पेशल फैक्टर होगा। उसी को जो है कैरोल ने क्या कहा है? संकीर्ण तत्व कहा है, यानी संकीर्ण स्तर कहा है। यानी कि ये किसके अंतर्गत आएँगे विद्यार्थियों? यह जो है बुद्धि के विशिष्ट कारक के अंतर्गत आएँगे। बुद्धि के विशिष्ट कारक कहलाएँगे। ये बुद्धि क्या कहलाएँगे? संकीर्ण स्तर में क्या आएगा? संकीर्ण स्तर में विद्यार्थियों बुद्धि के विशिष्ट कारक जो हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी विशिष्ट कारक कहलाएँगे। इन उनका प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व उनका प्रतिनिधित्व संकीर्ण स्तर करेगा। संकीर्ण स्तर करेगा। ये लो। ठीक है? तो ये विशिष्ट कारक हो गए। मेरे द्वारा चित्रकारी सीखना, ड्राइंग सीखना, डांस सीखना, ये सब मेरे विशिष्ट कारक हो गए। उसको ही कैरोल ने क्या कहा है? संकीर्ण स्तर का है। तीसरा आता है विद्यार्थियों विस्तृत स्तर। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि बुद्धि का एक बड़ा भाग यानी कि उच्च स्तर की जो क्षमताएँ होती है, वो सारी की सारी विस्तृत स्तर के अंतर्गत आती है। उच्च स्तर की क्षमताएँ, बुद्धि की इसमें लिखना आप बुद्धि की उच्च स्तर की बुद्धि की उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताएँ उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताएँ इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आती है। ठीक है? तो इसके अंदर बुद्धि की जो उच्च स्तर की जो संज्ञानात्मक क्षमताएँ हैं, संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, सांसारिक ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं अपनी इंद्रियों से, वो संज्ञान कहलाता है ना? तो बुद्धि की जो उच्च स्तर की जो क्षमताएँ हैं, उच्च स्तर की जो मतलब कि एक तरह से क्षमताएँ हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएँ हैं, उसको जो है इसके अंतर्गत आप लेते हैं और मुख्य रूप से विद्यार्थियों ये जो है तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो स्तर है कैरोल का, ये तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया था, याद कीजिए किसका था? रेमंड बर्नार्ड केटल का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था आपको, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। जिसमें मैंने आपको बताया था कि तरल बुद्धि ऐसी बुद्धि है, जो व्यक्ति को वंशक्रम से प्राप्त होती है। वो जन्मजात उसे प्राप्त होती है, उसे तरल बुद्धि कहते हैं। है ना? तो ये स्तर जो है विस्तृत स्तर, ये कौन-सी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? ये तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्तर तो ये भी आप लिखेंगे, यह स्तर तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। तरल बुद्धि का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है? चलिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत है कैरोल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कैरोल कहते हैं कि ये 3 स्तरों के अंदर बुद्धि जो है एक पदानुक्रम में काम करती है, यानी कि एक के बाद एक स्तर जो है काम करता है और इस तरह से व्यक्ति जो है इन तीनों स्तरों को काम में लेकर के अपनी समस्या का समाधान बुद्धि के द्वारा कर पाता है। ठीक है? चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे चलते हैं एक और विद्यार्थियों नए सिद्धांत की तरफ। चलिए, त्रिस्तरीय सिद्धांत हो चुका है अपना और अब चलते हैं विद्यार्थियों एक और बुद्धि के 3 घटक का ही सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है विद्यार्थियों त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है इसके? त्रिचापीय सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें विद्यार्थियों, त्रिचापीय सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है इसके प्रवर्तक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है विद्यार्थियों इसके प्रवर्तक मान जाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है विद्यार्थियों इसके प्रवर्तक मान जाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की एक पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू नाम से, इनकी एक पुस्तक भी है विद्यार्थियों जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू 1985 के अंदर जो है इन्होंने विद्यार्थियों अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है और अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है बुद्धि लब्धि। किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है, वो कितनी सोचने समझने की उसके अंदर क्षमता है, उसे ही जो है हम आईक्यू बोलते हैं। इंटेलिजेंसी क्वाटेंट है ना, अंग्रेजी में बोले तो इंटेलिजेंसी क्वाटेंट और हिंदी में बोले तो उसको बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि। तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखना आप, बियॉन्ड आईक्यू इनकी पुस्तक है और इसी पुस्तक में जो है विद्यार्थियों इन्होंने अपने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है और बुद्धि के 3 घटक बताए हैं इन्होंने। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है त्रिचापीय सिद्धांत, तो देखिए चाप क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। त्रिचाप क्या होता है? तो पहले मैं आपके सामने एक देखो एक व्रत बना रहा हूं विद्यार्थियों गोल। ये व्रत मैंने बनाया है, ये मैंने एक व्रत बनाया है विद्यार्थियों। अब देखिए इस व्रत की जो ये घेरा है विद्यार्थियों, इस घेरे को आप क्या बोलोगे? इस घेरे को क्या बोलते हैं? ये चारों तरफ घेरा। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसे इस व्रत के चारों तरफ चक्कर लगा करके और वापस यहाँ पर आना है, या ये व्यक्ति चक्कर लगा के वापस यहाँ पर आ गया, तो इसने कितना राउंड लिया, ये कितना चला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्रत का परिमाप बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए व्रत का परिमाप। किसी आकृति की बाहरी भुजाओं का योग जब अपन कर देते हैं तो उसे हम परिमाप बोलते हैं। गणित में आपने पढ़ा हो, गणित के विद्यार्थी आप ज्यादा जानते होंगे कि ये इसको क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, रेखा जो है विद्यार्थियों, ये इस व्रत की क्या है? परिधि है। परिधि बोल लीजिए आप, परिमाप नहीं, इसको बोलेंगे परिधि। व्रत की परिधि बोलिए, सॉरी परिमाप नहीं विद्यार्थियों, इसको आप बोल रहे हैं व्रत की परिधि। ये व्रत की परिधि है और इस व्रत की परिधि के अंदर विद्यार्थियों अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं तो इसको क्या बोलते हो आप? जो व्रत को 2 समान भागों में बांट दें उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जो व्रत को समान भागों में बांट दें उसे हम विद्यार्थियों कहते हैं व्यास। व्रत का व्यास कहते हैं, है ना? और व्यास का आधा क्या होता है? ये विद्यार्थी, ये लाइन क्या है? व्यास का आधा क्या होता है विद्यार्थियों? त्रिज्या होती है। गणित के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, ये व्यास हो गया और ये त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये त्रिज्या है विद्यार्थियों, ये दोनों त्रिज्या है और इन त्रिज्या के बीच का ये जो बिंदु है, यानी कि ये जो पार्ट है विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं चाप। इसे चाप बोलते हैं, है ना? इसी को चाप बोलते हैं। आपने जो है गणित के अंदर प्रकार से जो है आपने कोण बनाए होंगे। आपने भाई आपने प्रकार डी से तो बनाते ही हैं, डी से तो कोण बनते ही हैं, डी के द्वारा तो कोण बनते ही हैं। इस तरह से लाइनें खींची होती है और डी को आप रख करके जो है कोण बना देते हैं। लेकिन आपको कई बार टीचर ने प्रकार से कोण बनाना सिखाया होगा कि भाई सीधी रेखा खींचो और सीधी रेखा खींचने के बाद में आप जो है यहां से एक चाप काटो। इस तरह से जो है एक आप यहां से एक ऐसे चाप काटो और यहां से पहला चाप जो आप काटोगे ये इस तरह से, तो ये 60 डिग्री का बनता है। ऐसा आपको बताया होगा आपके गुरुजी ने, गणित जब आपको पढ़ाया होगा तब, है ना? तो प्रकार से ही मैंने जो है ये चाप काटा है विद्यार्थी, ये चाप काटा और यहाँ पे मैंने ये एक चाप काटा है, तो इसको चाप बोलते हैं। ठीक है ना?
तो चाप क्या होता है मैंने आपको बताया, त्रिचापीय सिद्धांत इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपके स्टर्नबर्ग है उन्होंने अपने सिद्धांत में इस तरह से वृत्त का प्रयोग किया है और वृत्त के अंदर जो है बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। इन्होंने जो है अपने इस सिद्धांत में एक रेखा चित्र का प्रयोग किया है। ये देखिए, ये रेखा चित्र इस तरह से बना है विद्यार्थियों, और इस रेखा चित्र को 3 भागों में बांटा है। इस तरह से 3 हिस्से कर दिए, क्योंकि त्रिचापीय सिद्धांत है तो चाप कितने हो गए, 3 हो गए ना चाप भाई। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा विद्यार्थी यहां से यहां तक हो गया। तो 3 चाप हो गए ना, तो इसीलिए इसको जो है त्रिचापीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब त्रिचाप का मतलब है कि इसके अंदर जो है बुद्धि के विद्यार्थियों कितने घटक बताए इन्होंने, बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। तो यहां लिखे होगे आप, बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। बुद्धि के 3 घटक बताए विद्यार्थियों। कौन कौन से घटक है देखिए। पहला घटक जो है विद्यार्थियों बुद्धि का, वो आपने इन्होंने जो है वो बताया है विद्यार्थियों। पहला घटक की बात करें तो वो घटक है विद्यार्थियों घटकीय बुद्धि। घटकीय घटकीय बुद्धि, पहला घटक जो है वो है घटकीय बुद्धि। दूसरा घटक जो है विद्यार्थियों वो है आपका आनुभविक बुद्धि। दूसरा घटक जो है वो है आनुभाविक बुद्धि। ठीक है। पहला घटकीय बुद्धि है, दूसरा है विद्यार्थियों आनुभाविक बुद्धि, और तीसरा घटक जो इन्होंने बताया विद्यार्थियों वो है आपका सांदर्भिक बुद्धि। सांदर्भिक बुद्धि। इस तरह से इन्होंने जो है बुद्धि के 3 घटक बता दिए हैं, और इन तीनों घटकों के एक एक नाम और हैं, तो वो भी आपको जो है ध्यान में होने चाहिए। जैसा कि मैंने लिखा है घटकीय बुद्धि, तो इसी को जो है विद्यार्थियों विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। समझेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये लो, घटकीय बुद्धि को ही विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों आनुभविक बुद्धि, और आनुभविक बुद्धि जो है इसे विद्यार्थियों कहा जाता है सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी, सृजनात्मक सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरा विद्यार्थियों है सांदर्भिक बुद्धि, और सांदर्भिक बुद्धि जो है इसे ही इन्होंने कहा है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ये लो। तो इन्होंने इस तरह से बुद्धि के 3 घटक बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए एक एक की बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है, किसी कार्य को उसके सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को वो इन बुद्धि के 3 घटकों के द्वारा संपादित करता है। यानी कि उसके जीवन में जो जो समस्याएं आती है, दिन प्रतिदिन के वो कार्य करता है, तो उन कार्यों के लिए वो अपनी बुद्धि के इन घटकों का प्रयोग करता है, इन फैक्टर्स का वो प्रयोग करता है। तो देखिए सबसे पहला है विद्यार्थियों घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि का मतलब है फैक्टर, कारक, यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि इसको कहा जाता है। विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब है कि हमारे सामने कोई ऐसा कार्य आ गया जो कार्य बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही कठिन है, तो उस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। अब विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी समस्या को टुकड़ों में बांट देना, और टुकड़ों में बांट करके उस समस्या को हल करना, उसे ही हम विश्लेषण बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा, उसको आपने स्पेलिंग दी एलिफेंट की, आपने उसको एलिफेंट की स्पेलिंग डाल के दी एक दिन कि ये स्पेलिंग लिख के लाना और कल याद रख के आना। अब वो बच्चा घर गया, उसे बहुत बड़ी लगी स्पेलिंग, ये छोटा बच्चा है, एलकेजी यूकेजी क्लास का बच्चा है, तो उसके लिए तो ये स्पेलिंग ही बहुत बड़ी महाभारत बन गई, याद करना उसके लिए समस्या हो गई एलिफेंट की स्पेलिंग। दूसरे दिन वो आया, आपने उसको बोला बोल स्पेलिंग, तो वो नहीं बोल पाया, ELEP, बस अटक गया यहीं पे, है ना। तो अब आपने सोचा कि इतनी लंबी स्पेलिंग ये छोटा बच्चा याद कैसे करेगा, तो ऐसे करते हैं कि इस स्पेलिंग को टुकड़ों में बांट देते हैं, और आपने उस बच्चे को कहा कि बेटा इतनी लंबी सीधा एक बार में याद करने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे याद कर ELEPHANT, ELEPHANT। यानी आपने इस स्पेलिंग को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसका विश्लेषण कर दिया। आपने इसका विश्लेषण कर दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया, तो बच्चे को भी जो है खुशी खुशी स्पेलिंग अच्छे से जो है याद हो गई। ELEPHANT, उसने 5, 7, 10 बार बोला,
उसको टुकड़ों में जो है ये स्पेलिंग याद हो गई और फिर बाद में उसने पूरी स्पेलिंग को वापस आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना? तो टुकड़ों में बाँटना मतलब विश्लेषण करना है, वापस जोड़ देना उसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। टुकड़ों में बाँटना विश्लेषण है, वापस जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो पहले बच्चे ने विश्लेषण किया ELEPHANT विश्लेषण, टुकड़ों में बाँटा, लास्ट में पूरा जोड़ दिया ELEPHANT एलिफेंट, तो संश्लेषण हो गया। चलिए, तो यहाँ घटकीय बुद्धि की बात हो रही है। घटकीय बुद्धि का मतलब है विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जहाँ पर आप क्या करते हैं? विश्लेषण क्षमता का प्रयोग करते हैं। बहुत सी बार हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए हम कपड़ों के अंदर किस तरह से विश्लेषण करते हैं कि इसका धागा मोटा है, इसका धागा पतला है, इसमें गर्मी लगेगी, इसमें सर्दी लगेगी, इसमें पॉलिस्टर मिक्स है, इसमें कॉटन ज़्यादा है। ऊनी कपड़ों के अंदर हम देखते हैं इसकी ऊन कमज़ोर है, इसका कलर कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये आप विश्लेषण करते हैं। आप विश्लेषण करते हैं, आप उस सामने आपकी जो परिस्थिति है, जो वस्तु व्यक्ति है, उसका विश्लेषण करते हैं, खंडों में बाँट करके उस चीज़ को आप बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं विश्लेषण करना। ठीक है? तो समझ में आया आपके घटकीय बुद्धि, उसको विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है? चलिए, दूसरा है विद्यार्थियों अनुभविक बुद्धि। अनुभव, अनुभव कब मिलेंगे? अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे? भई दोनों नाम याद कैसे हुए हैं आपको? ये भी तो एक प्रश्न है ना कि दोनों नाम आपको याद कैसे होंगे? तो ऐसे याद कर लेना, देखो घटक, घटक का मतलब है फैक्टर, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब मिलती है, भई 1 या 2 तत्व जब मिलते हैं तो कोई चीज़ बनती है। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि ऑक्सीजन गैस कैसे बनी? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और आपके सॉरी जल, जल कैसे बना? ऑक्सीजन गैस नहीं, जल कैसे बना? अगर मैं आपको बोलूँ कि जल बनने का क्या है फ़ॉर्मूला? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब आपस में मिले तो जल का निर्माण हो गया, है ना? तो आपने यहाँ पर क्या किया है? 2 घटक काम में लिए हैं। जल के निर्माण में 2 घटक का प्रयोग किया है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया है आपने और हाइड्रोजन का आपने प्रयोग किया है। दोनों के मिलने से जो है जल का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्या है? घटक ही तो है एक तरह के। और विश्लेषण के अंदर आप क्या करते हैं? विश्लेषण जब आप करते हैं बारीकी से, तो आप खंडों में बाँटते हैं, आप घटकों के अंदर जो है बाँट लेते हैं किसी विषय वस्तु को। तो ऐसे आप याद कर लेना, घटक से जो जोड़ देना, किसको जोड़ दोगे आप? विश्लेषण से आप जोड़ देना, तो याद हो जाएगा घटकीय बुद्धि मतलब विश्लेषणात्मक बुद्धि। चलिए, दूसरी बात करते हैं विद्यार्थियों अनुभविक बुद्धि। अनुभव कब होगा? जब आप सृजनात्मकता लेके आएँगे। आनुभविक बुद्धि का मतलब है कि ऐसी बुद्धि जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है अपने आपके जो अनुभव है उनको काम में लेता है। ये एक ऐसी बुद्धि का प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को काम में लेता है। अनुभव बहुत काम आते हैं। पहले आप मान लीजिए किसी परीक्षा में आप कोई प्रश्न गलत करके आए हो और वही प्रश्न आपके अगली परीक्षा के अंदर आ गया या उससे मिलता-जुलता आ गया, तो आप उस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले उसका अनुभव मिल चुका है। आप मार्केट से कोई खराब चीज़ लेकर के आ गए हो, तो दोबारा जब आप जाओगे मार्केट में, तो फिर आप ध्यान रखोगे ना कि कहीं फिर से मैं ऐसी गलत चीज़, खराब चीज़ ना ले आऊँ। तो वो क्या है? वो आपके अनुभव ही तो हैं। आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो, तो सब्ज़ी खरीदने के लिए आप कितने जो है प्रयास करते हो। आप सब्ज़ी को जो है हाथ में लेकर के चेक करते हो, उसके रंग को देख कर के जो है बता देते हो कि ये बासी है, ये ताज़ा है, ये अच्छी रहेगी, ये खराब रहेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके अनुभव ही तो हैं। जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे आप आगे अपने कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है? तो सृजनात्मक का मतलब क्या है? सृजनात्मक का मतलब भी यही है कि नवीन कार्य करना, नया उत्पाद बनाना, नई चीज़ें बनाना। वो आप किससे बनाओगे? अपनी बुद्धि से ही तो बनाओगे। घर में आपके माचिस की डिबिया पड़ी है खाली बहुत सारी, तो उनको जोड़ करके आपने जो है छोटा-सा सोफ़ा सेट बना दिया या फिर कोई स्टैंड बना दिया या फिर आपके घर में कोई पुराना कोई प्लास्टिक का डब्बा पड़ा है पाउडर का, उसको कटिंग करके आपने पेंसिल रखने के लिए स्टैंड बना दिया, पेन का स्टैंड बना दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है विद्यार्थियों? ये सृजनात्मक बुद्धि है। तो अनुभव, अनुभव कब आएगा? जब आप सृजन करेंगे, यानी कि नई चीज़ आप बनाएँगे, तो आपको क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना इसको, अनुभविक बुद्धि मतलब सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मकता करेंगे यानी कि क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ नया बनाएँगे, तो क्या होगा? अपने आप ही क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। चलिए, तीसरी बात करते हैं, तीसरे प्रकार की बुद्धि घटक है वो है विद्यार्थियों सान्दर्भिक बुद्धि। सान्दर्भिक बुद्धि का मतलब व्यावहारिक बुद्धि होता है, यानी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जो काम होते हैं, उन दिन-प्रतिदिन के कामों के अंदर जो बुद्धि हम काम में लेते हैं,
वो हमारी कैसी बुद्धि होती है? सांदर्भिक बुद्धि होती है। संदर्भ देख कर के हम बात करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए संदर्भ की बात करें अपन कि संदर्भ क्या होता है? संदर्भ का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आपके पड़ोस में एक बच्चा रहता है और वो मान लीजिए 5th क्लास में पढ़ता है और आपके घर में भी कोई बच्चा है वो 5th क्लास में पढ़ रहा है। अब पड़ोस वाले बच्चे के तो 5th क्लास में आ गए 98% और आपके घर में जो बच्चा है उसके आ गए 96%। तो अब आप अपने घर वाले उस बच्चे को जो है संदर्भ दे रहे हैं उस बच्चे का, बाहर वाले का, कि देख उस पड़ोस वाले बच्चे को देख, उस विक्रम को देख, उस राहुल को देख, तेरे से ज़्यादा नंबर लेके आया है। हैं? तेरी सेम स्कूल में पढ़ता है, तेरी सेम क्लास में पढ़ता है, तेरे ही टीचरों से पढ़ता है, एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लेता, कोचिंग भी नहीं करता, लेकिन फिर भी तेरे से ज़्यादा नंबर लेकर के आया है ना? देख, उसको देख के सीख। तो वो क्या देते हैं? वो हमें संदर्भ देते हैं। यानी कि ये व्यावहारिक बुद्धि है, यानी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जो हम काम करते हैं, वो संदर्भों के आधार पे करते हैं, दूसरों को देख कर के हम करते हैं। तो इसीलिए इसको जो है विद्यार्थियों, स्टर्नबर्ग ने जो है क्या नाम दिया है? व्यावहारिक बुद्धि या सांदर्भिक बुद्धि इसको नाम दिया है। ठीक है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप लिख लें, चित्र आपने बना लिया है तो एक-एक लाइन के अंदर इनके शब्द में लिख लेना आप, जो मैंने बात बोली एक-एक लाइन के अंदर आपको लिखनी है। ठीक है ना? चलो, चलते हैं अब आगे। बुद्धि के 14 सिद्धांत हो चुके हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। मेरे द्वारा बताए जाने से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अच्छे से आप सीख पा रहे हैं। चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब चलते हैं विद्यार्थियों, बुद्धि का 15वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्धि का और इस सिद्धांत का जो है नाम है विद्यार्थियों, बुद्धि का न्यादर्श सिद्धांत। बुद्धि का न्यादर्श, न्यादर्श कह दीजिए, चाहे आप प्रतिदर्श कह दीजिए, प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का न्यादर्श या प्रतिदर्श सिद्धांत इसको कहते हैं विद्यार्थियों। साथ ही इसको जो है बुद्धि का नमूना सिद्धांत भी कहते हैं। नमूना सिद्धांत, इसको बुद्धि का जो है विद्यार्थियों नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी बात करें ये किसने दिया है? तो प्रवर्तक कहे विद्यार्थियों इसके। प्रवर्तक की बात करें तो थॉमसन है इसके प्रवर्तक। थॉमसन ने जो है 1955 के अंदर अपना जो है बुद्धि का न्यादर्श का या प्रतिदर्श का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब देखिए न्यादर्श होता क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में यही शब्द क्लिक करना चाहिए कि एक्चुअल में न्यादर्श क्या है? है क्या न्यादर्श? किसे कहते हैं न्यादर्श? तो देखिए मैं आपको बता दूं, न्यादर्श शब्द को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सैंपलिंग। आया आपको कुछ समझ में इसका? सैंपलिंग। देखो, आप दूध की दुकान पे आप जाते होंगे, रोजाना दूध लेके आते होंगे किसी डेयरी से या फिर किसी दूध की दुकान से। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ऐसा कर रखा है कि भाई भोजन जो है दिया जा रहा है दुकानों से, चाहे वो रेडीमेड है, चाहे वो प्राकृतिक है, जो भी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है? तो गुणवत्ता की जाँच जो है समय-समय पर सरकार के द्वारा की जाती है। एजेंसी बनाई हुई है, जो एजेंसियाँ जो है इसकी जाँच करती है। तो आपने देखा होगा डेयरी वाले जितने भी हैं, शहर गाँव का मुझे नहीं पता, शहर में जितने भी डेयरी वाले हैं या फिर जो दूध भंडार वाले जो दुकानें खोल के बैठे हैं, जो दूध मँगवाते हैं और बेचते हैं शाम को, तौल-तौल के लोगों को देते हैं, थैलियों में और सामान बर्तन वगैरह के अंदर। वो क्या करते हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है कि अपनी दुकान के बाहर वो कुछ जो दूध उन्होंने मंगवाया है, उसका थोड़ा-सा सैंपल छोटी-छोटी बोतलों के अंदर बाहर उनको रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जब भी जो है खाद्य गुणवत्ता वाले जब टीम आएगी चेक करने के लिए, तो वो उनके उस दूध को नहीं चेक करेगी पूरे को, बल्कि उनके पास में जो सैंपल रखा हुआ है आगे, उस सैंपल के अंदर अपना जो उनका मीटर होता है या फिर जो भी उनके कोई केमिकल होता है, उसको डाल के वो चेक कर लेते हैं कि ये दूध जो है ये नकली तो नहीं है, ये पूर्ण रूप से गुणवत्ता वाला है या नहीं है। ठीक है ना? तो सैंपल का मतलब समझे। दूसरा देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस थोड़े से दूध के द्वारा ही बाकी के बचे हुए क्विंटल 2 क्विंटल दूध का जो है नमूना जो है ले लिया, यानी उस दूध से ही पूरे दूध का जो परिणाम दे दिया कि हाँ, ये सैंपल सही है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा दूध भी क्या है, एकदम सही है, गुणवत्ता वाला है। इसी तरह से आप जब किसी अनाज की दुकान में जाते हैं, तो अनाज की दुकान में आपने देखा होगा गेहूँ, चावल कुछ भी आप खरीदते हैं, तो वहाँ पर 50 किलो 1 क्विंटल की बोरी या कट्टा होता है। तो आप पूरे बोरी को खोल के नहीं देखते कभी भी,
कि पूरी बोरी के गेहूँ निकलवा के आप चेक करेंगे कि गेहूँ कैसा है, नहीं। वहाँ पर भी जो है दुकान वाला आपको सैंपल के तौर पर कुछ दाने दिखाता है उस बोरी में से निकाल के, है ना? उनके पास औज़ार होता है, उस औज़ार से वो इस तरह से जो है निकालते हैं और निकाल के आपको कुछ दाने दिखाते हैं। उन कुछ दानों के आधार पर, उस सैंपल के आधार पर आप पूरी बोरी के गेहूँ की गुणवत्ता जो है निर्धारित कर देते हैं। आप मान लेते हैं कि हाँ, जो मुझे हाथ में दिए हैं दाने इन्होंने, वो अनाज पूरी बोरी के अंदर, उसी गुणवत्ता का अनाज पूरी बोरी के अंदर विद्यमान है। ऐसा आप मान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सैंपलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। इसी को जो है मनोविज्ञान की भाषा में, विज्ञान की भाषा में जो है न्यादर्श या फिर प्रतिदर्श कहा जाता है। इसीलिए इसको नमूना कहा जाता है कि नमूने के तौर पर जब आप किसी जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, तो उस स्थान के पूरे स्थान को ना देख करके उस जगह के, उस बड़े एरिया के कुछ हिस्से को आप चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसके आधार पर पूरे एरिया का जो एनवायरनमेंट है उसका डिसाइड आप कर देते हैं कि हाँ, यहाँ का मौसम अच्छा है। आप बीकानेर आए और बीकानेर आकर पूरे बीकानेर में नहीं घूमे आप, कुछ एक जगह पर गए और वहाँ से ही आपने कह दिया हाँ, बीकानेर शहर अच्छा है। आपने पूरे बीकानेर का, पूरे इतने बड़े एरिया का जो है केवल और केवल कुछ जगहों को देख करके निर्धारण कर दिया, आपने परिणाम दे दिया कि पूरा बीकानेर अच्छा है। समझ गए? तो इसी को जो है न्यादर्श या प्रतिदर्श बोलते हैं। अब थॉमसन क्या कह रहे हैं अपने सिद्धांत में? थॉमसन कह रहे हैं कि भई ये जो न्यादर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत है, इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है ना, उसमें क्या है, कई तरह की मानसिक योग्यताएँ होती है। व्यक्ति की बुद्धि में बहुत तरह की मानसिक योग्यताएँ होती है, लेकिन जब उसको जिस अंश की ज़रूरत पड़ती है, वो उसी अंश का चयन करता है ना? और जब जब उसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी वो उसका चयन करेगा। यानी योग्यताएँ तो बहुत सारी है। बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएँ हैं, स्मरण करने की योग्यता अलग है, चिंतन की योग्यता अलग है, सोचने-विचारने की अलग है, मनन करने की अलग है, ग्रहण करने की अलग है, धारण करने की अलग है। ये सारी योग्यताएँ हैं मस्तिष्क की, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी। अब इन सभी योग्यताओं में से किसी एक योग्यता का चयन करके और हम अपनी बुद्धि को प्रयोग में लेते हैं, इसीलिए जो है इसे विद्यार्थियों न्यादर्श का सिद्धांत कहते हैं। ये कहते हैं कि ये मान लीजिए बुद्धि है और इस बुद्धि में बहुत सारे अलग-अलग, अलग-अलग मानसिक तत्व हैं। ये मानसिक योग्यताएँ हैं सारी। ये सारी क्या है? ये सब मानसिक योग्यताएँ हैं हमारी बुद्धि के अंदर। लेकिन जब किसी समस्या का समाधान करना होता है, तो इस सबको एक साथ काम में नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें से कुछ योग्यताओं को ले लेते हैं और लेकर के किसी समस्या का समाधान कर देते हैं, तो पूरी बुद्धि को हम क्या है कह देते हैं कि हमने बुद्धि का प्रयोग किया है। तो पूरी बुद्धि कभी प्रयोग में नहीं आती है, बल्कि बुद्धि के कुछ अवयव, कुछ मानसिक योग्यताएँ हैं, वही काम में आती है और पूरी बुद्धि का डिसीज़न कह देते हैं कि हाँ, बुद्धि से काम कर लिया है। तो इसी को इन्होंने क्या बोला है? न्यादर्श बोला है। इसी को इन्होंने सैंपलिंग बोला है कि सैंपल के तौर पर कुछ एक घटक, कुछ एक मानसिक योग्यताएँ काम कर रही है, बाकी योग्यताएँ काम नहीं कर रही है। इसीलिए इसको जो है विद्यार्थियों सैंपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है? तो आपको समझ में आया कि एक्चुअल में सैंपलिंग थ्योरी क्या है? तो इसमें थोड़ा-सा लिख लें आप। इसमें लिख लें, थॉमसन के अनुसार मानव मानव में अनेक अनेक मानसिक योग्यताएँ होती है। मानव में अनेक मानसिक योग्यताएँ होती है। वह आवश्यकता पड़ने पर वह आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण बुद्धि की सभी योग्यताओं का प्रयोग ना करके किन्हीं योग्यताओं को प्रयोग में लेता है। इसी कारण इसे बुद्धि की सैंपलिंग थ्योरी कहते हैं। इसी कारण इसे बुद्धि की विद्यार्थियों सैंपलिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया आपके?
बुद्धि का न्यादर्श का सिद्धांत विद्यार्थियों लिख लें आप इसको, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना आप। आगे अपन एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो ये हो गए 15 सिद्धांत। अब पढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला 16वां सिद्धांत। छोटे छोटे 2 सिद्धांत और है बस, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। हाँ, तो अगला विद्यार्थियों 16वां सिद्धांत अपना जो है विद्यार्थियों वो है बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत इस विद्यार्थियों किसका दिया हुआ है? प्रवर्तक लिखें सबसे पहले आप। प्रवर्तक है विद्यार्थियों जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के निवासी है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रवर्तक है विद्यार्थियों जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विद्यार्थियों अपना ये सिद्धांत दिया था। जिन बच्चों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं देखा है विद्यार्थियों, वो पहले उस सिद्धांत को देख ले, क्योंकि जीन पियाजे मुख्य रूप से बाल विकास में इन्होंने बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं दी है और उन अवस्थाओं में बालक का विकास किस तरह से होता है उसको इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया है, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए संज्ञानवाद के जनक जो है वो जीन पियाजे ही माने जाते हैं। ठीक है, तो अलग से वीडियो बनी हुई है, थंबनेल पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखें। चलिए अब देखिए, अब एक्चुअल में इन्होंने बालक के विकास के ऊपर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जैसा कि हमें पता है कि बालक का विकास जब हो रहा है तो उसकी बुद्धि का भी विकास होगा, तो इसीलिए जीन पियाजे के इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बुद्धि के अंदर भी जो है अप्लाई कर दिया गया कि भाई जीन पियाजे बताते हैं कि किस तरह से बालक सोचता है, विचार करता है। तो विचार बालक अपने हिसाब से करता है, अपनी अवस्थाओं के हिसाब से करता है। इसीलिए जो है इनके इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बुद्धि में भी जो है काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों इन्होंने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। 4 अवस्थाएं बताइए। चलिए 4 अवस्थाएं बताइए विद्यार्थियों, कौन कौन सी है? तो लिखेंगे आप मेरे साथ में 4 अवस्थाओं में। सबसे पहली अवस्था है विद्यार्थियों संवेदी पेशीय गामक अवस्था। संवेदी पेशीय गामक अवस्था। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों 2 नंबर की अवस्था जो है पूर्व वैचारिक अवस्था। पूर्व वैचारिक अवस्था। चलिए 3 नंबर की है विद्यार्थियों आपके मूर्त वैचारिक अवस्था। मूर्त वैचारिक अवस्था। और चौथी है विद्यार्थियों अमूर्त या आप इसको अमूर्त अवस्था, या फिर आप इसको जो है विद्यार्थियों अमूर्त चिंतन की अवस्था भी आप कह सकते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था आप कह सकते हैं, या अमूर्त वैचारिक अवस्था भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, ये लीजिए। ये 4 अवस्थाएं जो है विद्यार्थियों इनके द्वारा बताई गई है। अब इन चारों अवस्थाओं का जो है आयु सीमा है बच्चे की, वो अपने को पता होनी चाहिए कि संवेदी पेशीय गामक अवस्था के अंदर जो जन्म का जो समय है विद्यार्थियों बच्चे की उम्र का, वो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। पूर्व वैचारिक अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक रहता है। और मूर्त वैचारिक अवस्था में विद्यार्थियों जो है आपके 7 से 11 वर्ष तक का समय होता है। और अमूर्त चिंतन का जो काल है वो 11 से जो है 15-16 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अब देखिए एक एक की बात करते हैं अपन। जैसा कि जो पियाजे हैं इन्होंने अपनी पहली अवस्था में बताया है संवेदी पेशीय गामक अवस्था में कि जन्म से 2 वर्ष तक का बालक है विद्यार्थियों, उसके अंदर जो है वो पेशीय अवस्था होती है। पेशीय मतलब कि उसका शरीर का विकास होना शुरू होता है और वो जितने भी क्रियाकलाप करता है वो अपने शरीर के द्वारा, अपनी पेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा ही वो करने का प्रयास करता है। जैसा कि बच्चे को भूख लगी है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, वो अपने हाथ पैरों को चलाना शुरू कर देगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो अपने उसके अंदर बुद्धि का विकास तो हो रहा है, लेकिन वो उसको प्रकट कैसे करे? बोल के तो कर नहीं सकता, भाषा विकास अभी तक उसका हुआ नहीं है। तो वो कैसे प्रकट करता है? वो अपने शरीर के द्वारा, अपनी पेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा गतिशीलता दिखा करके, क्रिया करके, और जो है अपने बुद्धि का जो है प्रदर्शन करता है कि भाई वो क्या सोचता है, समझता है, क्या विचारता है। तो उन बातों को जो है वो अपने शरीर के द्वारा प्रकट करता है। भूख लगी है,
अब भूख लगी, कह नहीं सकता मम्मी खाना दो, तो क्या करेगा, ज़ोर-ज़ोर से रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ-पैरों को चलाएगा। टॉयलेट आ रहा है, पोटी आ रही है, तो ये सारी जो अवस्थाएँ ये सारे जो उसके क्रियाकलाप हैं, वो कैसे करेगा वो? पेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा करेगा, गति करके जो है, शरीर के अंदर गति करके वो जो है अपने आप की जो अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएँ हैं, उनको प्रकट करेगा। तो ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर बुद्धि का विकास जो है हो रहा होता है बच्चे का, धीरे-धीरे वो चीज़ों को सीख रहा होता है। फिर देखिए 2 नंबर पे विद्यार्थियों पूर्व वैचारिक काल। वैचारिक मतलब विचार करना शुरू करना। बच्चे ने विचार करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके सामने ये गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये भैंस है, ये बैल है, ये ऊँट है, हाथी है, इन सब का विचार करता है बच्चा। तो विचार कर रहा है इसका मतलब विचारों से पहले की अवस्था है, पूर्व वैचारिक अवस्था। यानी विचार से पहले की अवस्था है, 2-3 साल का बच्चा है, उसको आप कहेंगे ये गाय है, ये गाय है और ये जो है बैल है, या फिर ये गाय है, ये भैंस है, तो वो उसके अंदर जो है फ़र्क महसूस नहीं कर पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो पूर्व वैचारिक काल है उसका। वो विचारों से पहले का काल है। इतना विचार नहीं कर रहा है वो, इतना सोच रहा समझ रहा नहीं है। ठीक है ना? 4 पैरों वाला जानवर, चौपाया जानवर उसके हिसाब से गाय है। तो वो बैल को देखेगा तो उसको भी गाय बोलेगा वो। वो भैंस को देखेगा तो भी गाय बोलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व वैचारिक अवस्था है, विचारों से पहले की अवस्था है ये, 2 से 7 वर्ष तक। चलिए, उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों मूर्त वैचारिक अवस्था। मूर्त का मतलब मैंने आपको बताया कि बालक के सामने जो चीजें होती है, रियल में जो उसके सामने चीजें हैं, उनको लेकर के अपने विचार वो प्रकट करता है, तो उसको हम मूर्त वैचारिक अवस्था बोलते हैं। 7 से 11 वर्ष तक की ये अवस्था होती है, क्योंकि बाल्यावस्था का टाइम है ये 7 से 11 वर्ष का। तो इसके अंदर बालक जो होता है, उसके अंदर जो है अमूर्त विचार पैदा नहीं होते हैं। दया, प्रेम, भावना, सहयोग ये होते तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ये, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। बनने शुरू होते हैं, धीरे-धीरे इनका विकास होना शुरू होता है, तो वो कैसा होता है, वो मूर्त वैचारिक काल होता है। यानी मूर्त रूप से वो सोचता है, उसे मतलब नहीं है घर के अंदर क्या चल रहा है, घर में क्या पोज़ीशन है, क्या समस्या है, आर्थिक परेशानियाँ हैं, पापा कैसे क्या पैसे कमा के ला रहे हैं, घर में रिश्ते-नाते बिगड़े हुए हैं, कौन लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अवस्था मूर्त वैचारिक अवस्था है ना? मूर्त रूप से उसके सामने जो चीज़ें हैं, वो उसे होते हुए दिख रही है, उनमें उसे कमी बेसी का मालूम चल रहा है। लेकिन ये जो वैचारिक चीज़ें हैं ना, जो विचारों से संबंधित है, जो मानसिक चीज़ों से संबंधित है, उसके ऊपर उस बच्चे का कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए इसको मूर्त वैचारिक अवस्था कहते हैं। टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष का। अगला देखिए अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त का मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, वो अमूर्त हैं। दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, क्रोध का भाव, है ना? ये सब चीज़ें अमूर्त है। तो अमूर्त है यानी कि उसके चिंतन की अवस्था है, यानी कि अब वो सोचने विचारने लग गया है। अब वो सही गलत का फैसला कर सकता है। उसके सामने कोई समस्या आ गई है, तो वो उसको सोच विचार के उसका हल कर सकता है। और ये अवस्था विद्यार्थियों कितनी बताई है पियाजे ने? 11 से 15-16 साल की बताई है। ठीक है? तो इस तरह से बुद्धि जो है, इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत दिया है बुद्धि का, कि बालक के इन अवस्थाओं के अंदर बुद्धि का विकास किस तरह से होता है। ठीक है? चलिए, ये लिख लीजिए आप इसको, फिर अपना एक सिद्धांत और है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में वीडियो को करते हैं एंड। चलिए, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक सिद्धांत और बचा है विद्यार्थियों अपना। हाँ जी, हाँ, अब एक सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत है विद्यार्थियों अपना, और वो है बुद्धि का शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत विद्यार्थियों, बुद्धि का शक्ति सिद्धांत फटाफट लिख लेंगे। प्रवर्तक लिख लेंगे, प्रवर्तक का नाम है रीड। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिद्धांत, लेकिन फिर भी सीधा सीधा पूछ ले, बुद्धि का शक्ति सिद्धांत, मनोविज्ञान में बुद्धि का शक्ति सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो प्रवर्तक कौन है, इसके रीड मान जाते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति के अंदर बहुत तरह की बुद्धि होती है विद्यार्थियों। ठीक है ना? व्यक्ति के अंदर ये कहते हैं, इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार मानव में कई तरह की बुद्धि होती है। ये कहते हैं मानव के मस्तिष्क में कई तरह की बुद्धि होती है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती है, और वो शक्तियाँ हैं, उनमें से क्या है, एक बुद्धि है। ये कहते हैं मानव में कई तरह की बुद्धि, अच्छा बुद्धि लिख दिया क्या, सॉरी शक्ति। मानव में कई तरह की शक्तियाँ होती है, मानव में कई तरह की शक्तियाँ होती है, जिनमें से एक बुद्धि है। हाँ, जिनमें से एक बुद्धि है, अर्थात बुद्धि भी एक शक्ति है। ये लो, बुद्धि भी क्या है विद्यार्थियों, एक शक्ति है।
तो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। लगभग 30 तरह की शक्तियाँ बताई इन्होंने। इन्होंने लगभग विद्यार्थियों 30 तरह की शक्तियाँ 30 तरह की शक्तियाँ ये कहते हैं मानव के अंदर 30 तरह की शक्तियाँ होती है और उन्हीं सारी मानसिक शक्तियों के अंदर जो है बुद्धि भी क्या है, एक शक्ति है, ठीक है? तो ये बुद्धि का शक्ति सिद्धांत है विद्यार्थियों। आई होप आप अच्छे से बुद्धि के सिद्धांतों को आप अच्छे से आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा। तो बुद्धि के सिद्धांत इतने ही हैं। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है विद्यार्थियों बुद्धि मापन के संबंध में जो है अपने विचार रखेंगे और बुद्धि मापन से संबंधित जो है अपन अगला लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।